Hello friends, my name is Dr. Imtiaz. I am a specialist primary health care. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत स्पेशल टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे। उसमें हम बात जिस पे करेंगे घुटनों की बीमारी, जिसमें हम बात करेंगे उसकी डिटेल पे, उसकी एनाटॉमी क्या है, उसके फंक्शन क्या है। उसके अलावा हम उसकी बात करेंगे उसके में जो कौन कौन सा क्या पाया जाता है घुटने में, उसके कार्टेज कैसे देखे जाते हैं, लिगामेंट्स कैसे होते हैं और कौन सी एज में कौन सा प्रॉब्लम आता है उसके। और उसके अलावा हम इस पर बात करेंगे उसकी ट्रीटमेंट, अपनी जॉइंट की जो है उसकी ट्रीटमेंट जो है अपनी जॉइंट की कौन कौन सी हम कर सकते हैं इसे। और इसके अलावा हम सैनुअल फ्लूइड और मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे और कौन से मसल्स होते हैं जो नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस पर कंप्लीट हम डिटेल पे आज बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे नी जॉइंट की एनाटॉमी। जो हमारे घुटने हैं उनके एनाटॉमी के बारे में पहले आपको पता होना चाहिए हमारे घुटने में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हम बोन की। हमारे जो घुटने में है चार किस्म की चार बोन्स पाई जाती हैं। एक बोन जो होता है इसको फीमर्स नाम बोला जाता है। दूसरी बोन जो होती है उसको हम जो है टिबिया कहा जाता है और तीसरी बोन का जो हड्डी का नाम है उसको फिबुला कहा जाता है। इसके अलावा दोनों जॉइंट के ऊपर जो होता है उसको पटेला कहा जाता है, जो दोनों घुटने को सपोर्ट के लिए होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें जो हमारे पास लेगामेंट होते हैं, आप जो हमारे लेगामेंट होते हैं वो तीन तीन जो हमारे पास लेगामेंट होते हैं एक ज्वाइंट में। एक होता है अंदर की साइड, एक बाहर, जिसको जो बाहर वाली साइड जो होती है उसको लेटरल लेटर कोलिटरल लेगामेंट कहा जाता है, जबकि अंदर वाली साइड में जो बाहर वाली साइड में होता है उसको हम मेडियल कोलिटरल लेगामेंट कहा जाता है। इसके अलावा एक बीच में लेगामेंट पाया जाता है उसको एंटीरियर क्रूशिएट लेगामेंट कहा जाता है। इसके अलावा जो इस घुटने में पाया जाता है वो मेडियल मेनकस होता है और मेडियल और लेटर मेनकस, दो मेनकस इसमें साथ में पाए जाते हैं और इसके अलावा इसमें कार्टेज भी पाया जाता है। ये जो हमारी एनाटॉमी में ये घुटना है जिसकी हम एनाटॉमी में बता रहे हैं। उसके हम आगे हम दूसरी बात करेंगे इसमें बोन की एनाटॉमी में के बारे में। आप इस तस्वीर में क्लियर आप देख सकते हैं तो फेमोरल बोन जो हमारी आती है सबसे बड़ी, घुटने से ऊपर वाला जो हिस्सा जो होता है जो को इसको फेमोरल, जिसको तो थाई भी कहा जाता है, जिसको कॉमनली जो है जो हमारा जो है थाई वाली बोन जो है उसको भी कहा जाता है फेमोरल। उसके बाद हम उसके बाद दोनों ज्वाइंट के बीच में जो है बोन आती है उसको पटेला, जो जिसको ऊपर टेक्निक कहा जाता है, जो उसके घुटनों के ऊपर में सपोर्ट के लिए होती है। उसके बाद घुटने के बाद नीचे जो हिस्सा है इस बोन में देख रहे हो उसको हम टिबिया कहते हैं। जो बोन होती है उसके उसके नीचे जो होता है फेबुला होता है। ये सबसे बड़ा जो ये ज्वाइंट जो है लार्ज, सबसे बड़ा जो इंसान की जो बॉडी में सबसे बड़ा ये ज्वाइंट होता है। ये हमेशा किसकी वजह से अफेक्टेड होते हैं? आर्थराइटिस। जब बोन के अफेक्टेड होता है ज़्यादातर ये बोन की बीमारी की वजह से होता है जिसको आर्थराइटिस कहते हैं, जिसमें आर्थराइटिस में ना हड्डियों की एबनॉर्मलिटी में होती है अक्सर ज़्यादातर, उसकी वजह से ये अफेक्टेड होता है। अब इसमें आप देखते हैं, देखिए इस जॉइंट के बाद में हम इस जॉइंट के फंक्शन की बात करेंगे। देखो जॉइंट में जो है इसको हम अक्सर जो है हिंग जॉइंट बोला जाता है। इसमें जो वो मैंने आपको बताया था कि इसमें कंप्रेस किया जाए, उसमें बोन होती है, बोन के पास कार्टेज होते हैं, लेगामेंट होते हैं, टेंडन्स होती हैं, यानी अदर टिश्यू होते हैं, ये मिलके एक पूरा कंप्लीट जॉइंट बनाते हैं। नी जॉइंट में जो है ये एक्ट करता है हैंग जॉइंट के में, क्योंकि इसकी जो पोजीशन होती है ये एक दरवाजे की तरह होकर वन वे होती है, मतलब सीधा ही होती है, क्योंकि अलो करता है पहले एक्सटेंशन और बेंड। मतलब हमारे जो जो ये जो टाइप ज्वाइंट होता है इस ज्वाइंट में लेग जो होती है एक्सटेंड होती है, मतलब सीधी होती है और बेंड होती है बैक करने में, दोनों में ये घुटने का ये काम होता है। उसमें इसमें जो बोन जो पाई जाती है, तीन किस्म किस्में हमें बोन पाई जाती हैं, ठीक है, ज्वाइंट में। सबसे पहले जो वो मैंने आपको नाम बताया बोन का वो है फेमोरल पायर, जिसको थाई बोन भी कहा जाता है। ये हमेशा हमेशा कहाँ से ऊपर मिलेगा? टिबिया से, ये अपना ज्वाइंट से जो है सबसे फेमोरल जो है बॉटम में मिला जाते हैं, बॉटम वाला हिस्से। उसके अलावा हम दूसरी जो बोन है उसका नाम टिबिया बोलते हैं, जिसको शाइन बोन भी कहा जाता है। ये हमेशा टॉप पे पाई जाती है। और उसके अलावा इसके सबसे ऊपर जो है नी कैप है, ठीक है। ये जो हमें लोकेट कर कहाँ मिला जाएगा? दोनों फेमोरल और टिबिया के
ऊपर जो है हमारे को ये मिला जाता है। इसको ये हमारे, जिसको हम नी कैप भी कहते हैं, जो पटेला भी कहते हैं बोन को। ये आपको बात समझ में आ गई। तो बोन में हमारी 3 किस्म की हड्डियां आती हैं, जिसमें पटेला हो गया, टिबिया हो गया और प्लस नी कैप आ गया, और फेमुरा जो है वो नीचे होती है, लेकिन ज़्यादा ज्वाइंट में हमारी ये 2 बोन्स का होता है जो होता है। और इसके अलावा हम अगर बात करें आगे, इसकी बात करेंगे अब कार्टिलेज की। देखिए इस ज्वाइंट में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये एवरी ज्वाइंट, हर ज्वाइंट के जो है बोन के साथ में कार्टेज होता है। हम नहीं ज्वाइंट कार्टेज की बात कर रहे हैं, आप इसमें देखो किस तरफ आता है। अब आपने बताया था, हमने फेमुलर की टॉप पे देखिए, आपको ये वाइट कलर का जो नज़र आ रहा है ये कार्टेज है। अब पटेला को हम देखेंगे तो पटेला के ऊपर भी ये कार्टेज लगा हुआ है। और इसके अलावा टिबिया पे देखो, टिबिया के दोनों साइडों पे ऊपर वाले में ये वाइट जो कलर जो नज़र आ रहा है पिक्चर में, ये कार्टिलेज होता है। ये बहुत सॉफ्ट होता है, ये हमारे मूवमेंट को बहुत वर्किंग में काम करता है। इसका जो ऊपर सरफेस पे होता है, ठीक है। और इसके अलावा इस कार्टेज, अक्सर ये जो कार्टेज कब खराब होता है, जब 35 से ओवरऑल 35 से लेकर ऊपर वाली एज वालों को जब आर्थराइटिस चेंजिंग आती है मोरों में, तो इसमें जो है कार्टेज में एबनॉर्मलिटी आ जाती है, जिसमें बुरबुरा हो जाते हैं और इसमें जो सॉफ्टनेस और जो क्लीन होता है वो नहीं रहती, जिससे ये ज़्यादातर ये प्रॉब्लम इसमें कार्टेज में आता है। जब 35 ईयर से ऊपर हो जाता है ओल्ड एज में, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है आर्थराइटिस की। ये आप कार्टेज की वजह से ज़्यादा अफेक्टेड होता है। कार्टेज का काम होता है सॉफ्ट होता है, जिससे जितना सॉफ्ट होगा इतना इजी हमारे मूवमेंट में इजी होगा। उसके कार्टिलेज के बाद हम बात करेंगे कार्टेज के, जो देखिए आपने कार्टेज की बात किया, और इस कार्टेज में कितनी टाइप्स के होते हैं। अब इन कार्टेज की बात करें तो 3 टाइप के कार्टेज पाए जाते हैं। एक इलास्टिक कार्टेज होता है, दूसरा फेब्रो कार्टेज होता है, और हेलिन कार्टेज होता है। और जितने ज्वाइंट में जो कार्टेज यूज होता है उसको हम फेब्रो कार्टेज कहते हैं। इसके अलावा हम कार्टेज किसकी वजह से डैमेज होता है उसकी अगर बात करें तो ये ज़्यादातर कार्टेज जो डैमेज होता है हमारा प्रॉब्लम होता है इंजरी की वजह से, और दूसरा बीमारी की वजह से। बीमारी कौन सी? ऑस्टोआर्थराइटिस। मैंने पहले भी ऑस्टोआर्थराइटिस की बात की हुई थी। ऑस्टो का मतलब होता है बोन, आर्थराइटिस बना एबनॉर्मलिटी, जब हड्डियों में बीमारी आए। एक डिजीज हड्डियों की ये हो सकती है, रेमेटोइड आर्थराइटिस। ये दोनों पे हमने डिटेल में पहले बात कर चुके। दोनों बीमारियों की वजह से इसमें ये डैमेज होता है, कौन? कार्टेज। और इसके बाद एज फैक्टर, जब उम्र बड़ी हो जाती है उसमें भी ये क्या होता है, आर्थराइटिस डिजनरेटिव होती है, जिसमें डिजेनेटिक होती हैं। इसमें आर्थराइटिस की वजह से जब एज बड़ी हो जाती है तो उसमें जो इसमें फैक्टर होता है, एज फैक्टर होता है, जिसकी वजह से भी ये कार्टेज जो है डिजनरेटिव, इसमें चेंजिंग आ जाती है, जिसमें ये एबनॉर्मलिटी आती है। ज़्यादातर बड़ी एज वालों को ये ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। अब हम इसकी और इसके अलावा अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो ज्वाइंट, आप देखिए इसमें इसके अलावा और भी चीज़ पाई जाती है इस ज्वाइंट में। कौन सी चीज़ पाई जाती है? मेनकस। मेनकस भी देखिए एक कार्टेज की टाइप तरह होता है, लेकिन ये जो काम करता है एक शॉक की तरह काम करता है, हमारे ज्वाइंट को आपस में टकराने में, उसका जो बैलेंस को बरकरार रखने में ये काम करता है। और हमारे एक काम ऐसे करता है कि उसके एक धक्के की तरह उसको काम करता है, जिससे हम दोनों बोन को आपस में टकराने से ये उससे मूवमेंट देने में बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये मेनकस, जो स्पेशल हमारे नी ज्वाइंट में पाया जाता है, जिसको नी ज्वाइंट मीन्स घुटने को पाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे लेगामेंट की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये लेगामेंट भी हमारे ज्वाइंट के लिए। लेगामेंट, अब लेगामेंट के मुख्तलिफ लेटरल क्वाड्रिलेटरल लेगामेंट है, आप इसमें पिक्चर में देख सकते हो। एंटीरियर क्रूशिएट लेगामेंट है, ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लेगामेंट है, मेडियल क्रूशिएट, ये मुख्तलिफ जो है पूरे ये आपने ये क्लियर लेगामेंट नज़र आ रहे हैं। ये जो हमारे दोनों जोड़ को, जो घुटने का जोड़ है जिसको ये मजबूत रखते हैं बोन का दोनों का,
क्योंकि हड्डियों को जब मिलने में, सब को जॉइंट को कंट्रोल रखने में ये होता है। ये लेगामेंट प्रोटेक्ट क्या करते हैं, नी को मूवमेंट देने में, आगे पीछे इसको प्रिवेंट करते हैं और मूव का स्लाइड साइड पे करने में ये पर करते हैं। ये कब तक इंजरी इनों की होती है, अक्सर वो जो बंदे होते हैं जो खेलने वाले, स्पोर्ट वाले, जैसे फुटबॉल खेलने वाले हों, क्रिकेट खेलने वाले हों या टेनिस खेलने वाले हों, जिसमें ज़्यादातर, क्योंकि वो खेल में मूवमेंट्स ज़्यादा आती है, जिसमें अक्सर इसके जो लेगामेंट में टियर आ जाता है, जिसकी वजह से ये अफेक्ट होता है। ज़्यादातर लेगामेंट में प्रॉब्लम किसको आता है, स्पोर्ट वालों को आता है, जो खेलने वाले होते हैं, उसमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। लेगामेंट के बात करेंगे टेंडन्स। टेंडस, हम नी की टेंडस की बात करें तो हाँ, दोनों ज्वाइंटों के ऊपर हमारी जो पटेला है, जो बोन है, उसको भी कोई जोड़ करने के मिलने के लिए जो दोनों के जो छेड़े होते हैं, उसको हम टेंडन कहते हैं। ठीक है, नी कैप जिस पटेला के ऊपर, जिसको पटेला का, क्योंकि ये दोनों, और इस टेंडस का एक शेयर जो होता है शैन बोन में टिबिया के साथ अटैच होता है, बोन के साथ, क्योंकि ये हमारे को स्ट्रेंथ देने के क्वाड्रिसेप, जो हमारा घुटना होता है मसल्स, और इसके साथ इसमें क्या होता है, और दूसरा ऐसा इसका जो होता है शैन का क्वाड्रिसेप मसल्स, जो है हमारा, जो हमारे थाई के ऊपर आता है, उसके साथ में वो अटैच होता है। एक तरफ जो इसका जो टेंडस का क्वाड्रिसेप के साथ अटैच होता है साइड मसल्स के साथ, और दूसरा जो है बोन के साथ अटैच होता है, बीच में क्या आता है, पटेला बोन आती है। ये हमारे बोन, अक्सर क्या होता है कि खेलने से, किसी इंजरी की वजह से, किसी चोट की वजह से, अक्सर पटेला में जो से नीचे जो वाला हिस्सा है उसमें इंजरी हो जाती है, ज़्यादातर प्रॉब्लम इसमें आता है, क्योंकि ये जो ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि इसकी अटैच होती है टिबिया बोन के साथ, जो मिलकर टिश्यू होती है, अक्सर इसमें ज़्यादा मूवमेंट में, ज़्यादा प्रेशर में, ऐसे फुटबॉल जिस तरफ गेम खेलते हैं उसमें ज़्यादातर इसमें ये प्रॉब्लम है, टेंडन्स उसमें सोलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादातर इसमें आती है, जिसमें ये रो आप देख रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सैन्युअल मेम्ब्रेन और सैन्युअल फ्लूइड की बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट ये फ्लूइड होता है, हर जॉइंट में फ्लूइड भी ये पाया जाता है, क्योंकि ये सैन्युअल जो मेम्ब्रेन होती हैं, ये वो अराउंडिंग, ये कार्टिलेज के साथ जो होते हैं सैन्युअल मेम्ब्रेन होती हैं, जिसका काम होता है फ्लूइड को प्रोड्यूस करती हैं। सैन्युअल मेम्ब्रेन जो एक कैप्सूल टाइप होता है, जिसका नी जॉइंट में होता है, और ये प्रोड्यूस क्या करता है, सैन्युअल फ्लूइड करता है। फ्लूइड का काम क्या होता है, हमारे घुटनों के लिए लुब्रिकेशन होती है, या घुटनों को जो ताकत होती है वो इस फ्लूइड से मिलती है। ये फ्लूइड का तादाद कितना होता है, 150 हर जॉइंट में होता है। जब ये आर्थराइटिस की या बोन की एबनॉर्मलिटी आती है तो ये आपस में टकराने से तो नहीं, इसीलिए फ्लूइड सेम ही 150 होता है, लेकिन ये फ्लूइड का बहुत लुब्रिकेशन मूवमेंट और उसको मजबूत रखने के लिए बड़ा काम करता है इसका। उसके बाद करते हैं हम सैन्युअल फ्लूइड के बाद हम बात करेंगे मसल्स के। आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, आप गौर से देखिए कि दो मसल्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक क्वाड्रिसेप मसल, जो घुटने से ऊपर वाला जो होता है उसको क्वाड्रिसेप मसल कहते हैं, और घुटने से नीचे वाला जो हिस्सा जो मसल होता है उसको हैमस्ट्रिंग मसल कहते हैं। ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं जो हमारे जॉइंट को मूवमेंट देने के लिए। सबसे ऊपर वाला जो मसल था, आप देखिए क्वाड्रिसेप मसल्स होता है। हम जब क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेंथ कर और हैमस्ट्रिंग मसल दोनों जब वर्किंग करते हैं तो हमारा घुटना एक्सटेंड करने में, घुटने को सीधा करने में और घुटने को बेंड करने में, ये दोनों मसल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिससे ये हमारा घुटना बेंड भी होता है और एक्सटेंस भी होता है। दोनों इसमें मूव करने में, उसको मूवमेंट देने में, ये दोनों मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमारे वर्किंग में काम करते हैं। ये सब मिलके, उसमें मैंने हम लेगामेंट की बात की, हम मसल्स की बात की, कार्टिलेज की बात की, मेंसेस की बात की, टेंडस की बात की, ये सारे मिलके एक हमारे जॉइंट को कंप्लीट स्ट्रांग बनाते हैं। ये आपको एनाटॉमी और फंक्शन और फिजियोलॉजी जो चीज़ें हैं
ये आपको इंशाल्लाह कंप्लीट समझ में आ गया तो घुटने में पाया क्या क्या जाता है। उसके अलावा हम अब बात करेंगे, एक्सरे की बात करते हैं। देखिए अक्सर हम ये एक्सरे आप देख सकते हो दोनों पिक्चरों में, एक ये एक्सरे जो नॉर्मल रेंज में आता है, अमूमन एक्सरे में ऐसे पाया जाता है जिसे आप देख लीजिए, और दूसरा एबनॉर्मल एक्सरे में। आप दोनों एक्सरे में क्लियर आप दे समझ सकते हो तो इस एक्सरे के बीच में, ये गैप के बीच में क्या आया हुआ है, आर्थराइटिस चेंजिंग आई है जिसमें ये नोकें बन गई हैं। जब ये आर्थराइटिस नोकें बनती हैं, अक्सर 35-40 साल के ऊपर वालों को, ज़्यादातर जो हड्डियाँ जिनकी कमज़ोर होती है, एज फैक्टर जिन्हों को होता है, जिनमें ये आर्थराइटिस चेंजिंग अक्सर आती है। जिससे क्या होगा, जो आपको मैंने बताया जो जॉइंट में क्या क्या पाया जाता था, जो इसके कार्टिलेज थे, जो उसका सफ़ेद सा पर्दा था, वो इसके मूवमेंट नहीं दे सकेगा, क्योंकि ये हड्डियाँ जो बोन्स हैं वो आर्थराइटिस उसमें नोखें बन जाती हैं जो इनको आपस में टकराने वाली होती हैं। टकराने से दर्द का पेन शिद्दत बढ़ती है। आर्थराइटिस में क्या होता है, पेन होता है, जैसे मूवमेंट दोगे तो उसमें पेन आएगा, पेन तो होता है घुटनों में। ये इसकी इस तरह से आर्थराइटिस चेंजिंग आ जाती है एक। अगर दूसरा अगर एक्सरे में देखें तो उसमें देखो, ये दोनों एक्सरे में आप पोजीशन देख सकते हो। बाजू का पेशेंटों को क्या होता है, आर्थराइटिस चेंजिंग के साथ न्यूरोस्केल, मतलब इसका जो स्पेस है बीच में घुटने वाला, बहुत लाइट हो जाता है, क्योंकि बोन की इतनी एबनॉर्मलिटी आ जाती है आर्थराइटिस की वजह से, जिससे ये बोन का जो घुटने का स्पेस है बहुत कम हो जाता है, जिससे आपस में टकराती हैं। और इसमें आप ये जो मेनिकस केस था या इसमें कार्टिलेज थे, ये आपस में जो है उनको स्पेस ही नहीं, उसमें बहुत कम हो जाता है, जिसमें ये आपस में जो हमारे सपोर्ट करने वाले वो इन्फ्लेमेशन की वजह से, उसके एजेस की वजह से ये अफेक्टेड हो जाते हैं। जैसे ये आप इस जॉइंट दोनों में देख सकते हैं, वन वे साइड में ये आर्थराइटिस चेंजिंग के साथ घुटने का स्पेस भी कम हो जाता है, जिससे बेंड करना, बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे पेशेंट को। उसके अलावा ये दूसरे एक्सरे में देखिए, इसमें वन साइड का पूरा जो है स्पेस बहुत बिल्कुल ऐसे हो गया कि बेंड नहीं कर सकता बंद। ये एक्सरे में एबनॉर्मलिटी अक्सर आ जाती है। कब आती है, 40-45 साल के ऊपर वाले ओल्ड एज में, और 35-40 साल जिनको हड्डियों की बीमारी होती है, या उन्हों को ज़्यादा प्रॉब्लम आता है जिन्हों का हैवी वेट होता है। हैवी वेट की वजह से भी ये आर्थराइटिस से ये चीज़ प्रॉब्लम आ जाता है। और दूसरा जो बहुत सी ऐसे होती हैं जिनको बैड हैबिट होती हैं, जिनकी वजह से भी हो सकती है। चलिए उसके अब हम बात करेंगे, ये आपने देखा, हमने उसकी एनाटॉमी बताई, फिजियोलॉजी बताई, उसके अलावा हमने उसकी बात बताई, एक्सरे में आपको समझाया, आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम ये सारी चीज़ें होगी, हम कैसे प्रिएशन करेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ों से हम अवॉइड करें जिससे ये हमारा घुटने में बहुत आराम, रिलीफ मिले उसको। सबसे पहले पोजीशन में हम क्या करना है, स्टैंडिंग। ज़्यादातर ऐसे पेशेंट को ज़्यादा खड़े होने से एहतियात करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा टाइम खड़े होने से क्या होगा, ज़्यादा टाइम खड़े होने के बाद पेन महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट को, जैसे किचन में काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं ज़्यादातर खड़े, तो 2 मिनट के लिए उसको चेयर पे किसी पे बैठ के फिर वर्किंग करें, तो ये मस्ट भी ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए खड़े होने से। और इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिन्हों को ये घुटनों का ये प्रॉब्लम हो, वो कभी भी ज़मीन पे जो है नहीं बैठना चाहिए सेटिंग, क्योंकि अक्सर अगर वो पेशेंट पे ज़मीन पे बैठ जाते हैं तो फिर उनको खड़े होने में बड़ा, बैठने के इजी बैठ जाते हैं, लेकिन उठने में सबसे ज़्यादा उसको प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने से, क्योंकि पहले से लिगामेंट उन पे अफेक्टेड है, और उससे और प्रेशर पड़ने से और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए कोशिश करके नीचे तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए उनको, ऐसे पेशेंटों को जिनको घुटनों को ये प्रॉब्लम हो। और ज़्यादा हो सकते हैं तो वो इबादत जो भी करते हों, तो नमाज की या कोई भी इबादत करता हो तो चेयर पे बैठ के कर लें तो ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। और इसके अलावा और क्या एहतियात करना चाहिए इनको, हाँ, इनको अब टॉयलेट जब भी यूज़ किया जाए तो कमोड यूज़ किया जाए, उससे आम टॉयलेट नहीं यूज़ किया जाए, जिससे क्यों होता है कि उससे बैठने से ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जो भी उससे अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें, वो जो काम करते हैं, जब काम करना हो तो उसे काम के दौरान नी कैप यूज़ करने चाहिए, क्योंकि
नी कैप आपको सपोर्ट देंगे। जब भी आपको चलना हो, फिरना हो, वॉक करनी हो, उस दौरान नी कैप यूज़ करनी चाहिए। और जब आप घर में रेस्ट में हो तो फिर नी कैप जो मोजे आते हैं वो बाद में बंदा नीचे कर दे या उतार दे उसको, लेकिन ये करना। और ज़्यादातर जो है आप नी कैप को यूज़ नहीं पहनना चाहिए। जब आप घर पे हो, रेस्ट में हो, तो उसको उतार देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पहनने से बेनिफिट तो मिलते हैं लेकिन उससे नुकसान ये होता है कि हमारे मसल जो घुटने के होते हैं, जो पट्टे होते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। और इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, उसके साथ में हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, मस्ट भी। ऐसे कोई वज़न वाली चीज़ नहीं उठानी चाहिए। जिसको घुटने को प्रॉब्लम हो, अक्सर क्या होता है कि 2-4 दिन में ट्रीटमेंट कराते हैं, सही होते हैं, फिर उसके बाद कोई न कोई वज़न उठा लेते हैं, जिसके बाद फिर स्टेंट्स उसमें प्रेशर आ जाएगा और फिर ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उनको एहतियात करना चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, और ऐसी चीज़ों में मस्ट भी उनको केयर करनी चाहिए। आप इस पिक्चरों में क्लियर देख रहे होंगे, नीचे खड़े होने की, बैठने की, और इस प्लस हम कमोड की बात करेंगे और उस पर कौन सा यूज़ करना चाहिए। ये आपकी कंप्लीट। अब इसके अलावा हम बात करेंगे, ट्रीटमेंट की बात करेंगे। मेन जो बहुत इम्पोर्टेंट जो है ट्रीटमेंट की, जिन लोगों को घुटने का प्रॉब्लम हो तो आप उनमें क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसमें आपको रेस्ट कर सकते हैं और घुटने को एलिवेट करने से मतलब उसको नीचे कोई भी तकिया, कोई ऐसी चीज़ नीचे देने से वो पाँव थोड़ा ऊपर होगा। उससे क्या फ़ायदा पड़ेगा, उससे ये पड़ेगा कि आपको उसकी जो सोलिंग होगी जॉइंट में, उसमें रिलीफ मिलेगा, प्रेशर कम हो जाएगा जॉइंट पे, जिससे आपको सोलिंग में रिलीफ मिलेगा। अक्सर पाँव की जो सोलिंग आ जाती है, इसके लिए एक तो रेस्ट करना चाहिए और दूसरा इसके नीचे सपोर्ट देना चाहिए। नंबर 1 पे ये आपको केयर करनी चाहिए। और उसके अलावा हम बात करें क्या करना चाहिए, हीट थेरापी होती है। आप हीट थेरापी कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए आप मुख्तलिफ तरीके से आप अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे जिनों के पास हीटिंग पैड हो, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हीटिंग पैड यूज़ किया है। अगर किसी के पास पानी वाली बोतल हो गर्म करने वाली, गर्म से आप उससे हीटिंग कर सकते हो। आप टॉवल को गर्म करके उसके साथ हीटिंग गर्म करके उसके साथ अप्लाई करके नी पे कर सकते हो। मेन चीज़ जो होता है जिससे हमारे को मसल्स को रिलैक्स करना होता है। हीटिंग से हमें क्या मिलता है, पट्ठों को जो है वो हमारे को आराम मिलता है हीट करने से। फिर आप उस बोतल से करो, गर्म पानी से करो, टॉवल से करें, मुख्तलिफ तरीके से आप अप्लाई करके उसको रिलीफ दे सकते हैं। क्योंकि हीटिंग से 2 फायदे होते हैं, एक तो पट्ठों को रिलैक्स होते हैं, दूसरा हमारा इम्प्रूव, क्योंकि जॉइंट की जो ब्लड फ्लो होता है वो भी उसमें भी इम्प्रूवमेंट आती है और पेन में रिड्यूस होता है। बहुत हीट थेरापी में ये बेनिफिट मिलते हैं जो आप घर बैठे आराम से घर पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, हाँ इसके अलावा कंप्रेस द बैंडेज। अब बैंडेज है, देखिए नी कैप, अब किसी के पास अगर नी कैप नहीं है तो आप अपना बैंडेज लेके अपनी नी को, बैंडेज कोई भी कपड़ा लेके, ब्रेसर लेके, कोई भी आपको जो है वो आप घुटने को बांध देंगे, तो उससे क्या होगा, स्वेलिंग रिड्यूस हो जाएगी और उसको सपोर्ट मिल जाएगी। ये आप आराम से आप घर में कर सकते हैं। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, उसके अलावा मसाज, आप अपने हाथ से मसाज भी कर सकते हैं। जेंडियल एरिया, जो एरिया जो अफेक्टेड है, जो घुटने का है, उससे मसाज करने से क्या होगा, आपका ब्लड का सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी और रिड्यूस होगा, मसल टेंशन जो है वो उसका कम होगा। और पेन का जो है वो भी आपका इसमें कम होगा, क्योंकि जब ज्वाइंट की, वैसे ज्वाइंटों में जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है बहुत स्लो होती है। अब जब हम उसको मूवमेंट दे रहे हैं, हाथ से उसको मसाज कर रहे हैं, तो उससे दोनों चीज़ों में हमें बहुत बेनिफिट मिलता। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट में, जेंटल एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो हम एक्सरसाइज करेंगे, कौन कौन सी इसमें कर सकते हैं, देखिए एक्सरसाइज आप कर सकते हैं लोअर एक्सरसाइज, जिसमें आप वॉकिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अलावा इसके आप स्विमिंग वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। साइकिलिंग भी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, साइकिलिंग पे आप जो एक्सरसाइज होती है वो अलग कर सकते हैं। और दूसरा आप हाथ से जो सराउंडिंग मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एज फैक्टर में
आर्थराइटिस चेंजिंग बोर्ड में आ जाती है, उन्हों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम उसको जो है फिज़िकल थेरेपी कराएं, या उसके लिए एक्सरसाइज जो है प्रोफेशनल कोई भी डॉक्टर से आप जो है फिजिकल थेरेपी उसमें आप करवा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जॉइंट में जो आर्थराइटिस चेंजिंग आती है उसके उसमें आप जो है एक्सरसाइज करने से उसके जो मसल्स हैं उसके स्ट्रांग कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए मसल्स के लिए कोई एज की लिमिट नहीं होती है। उससे आप हीटिंग थेरेपी करके, उसको सिकाई करके, हाथ से मसाज करके, इसके अलावा आप उसकी एक्सरसाइज करेंगे जॉइंट्स की, जिस तरफ इस पिक्चर में देखिए कोई भी तकिया लेके घुटने का आप नीचे रख के उसको घुटने से आपको पाँव को ऊपर नीचे करना है, और साथ में उसको सिकाई कई करने से उसे आराम मिलेगा। एक तो ये आप चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप चेयर पे बैठ के आप उसकी जो पोजीशन के अप और डाउन करके उसको 8-10 दफ़ा हर स्टेप को आप चलाना है। ये जो एक्सरसाइज है बहुत आपको बेनिफिट होगी, जो आप घर बैठे हिटिंग वाली भी कर सकते हो, वॉकिंग वाली कर सकते हो, प्लस आप ये वो चीज़ें हैं जो आता है। प्लस जब आप ये इन चीज़ों के साथ अगर आप मेडिसिन भी लेते हैं, जैसे पेन किलर, एंटी पेन किलर, मसल रिलैक्स, दोनों मेडिसिन आप साथ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत सी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एहतियात करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा खड़े होने से, नीचे बैठने से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है रोल। अगर ये बैड हैबिट है तो आप कभी सही नहीं हो सकते। अगर नीचे बैठते हो तो भी कभी आप सही नहीं हो सकते, क्योंकि आपका थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आएगी, फिर 2 दिन बैठेंगे, फिर उस पर प्रेशर आएगा, फिर वही पेन शुरू हो जाएगा। इस तरफ जो जिसकी हैबिट होती है ज़्यादा खड़े होना, उससे प्रेशर पड़ेगा, फिर जॉइंट पे अफेक्टेड पहले से है, अगर वो खड़े होने से और ज़्यादा होगा। तो इसी वक्त खड़े होने वॉकिंग आप नी कैप इस्तेमाल करना है, नीचे नहीं बैठना है, चेयर इस्तेमाल करना है, कमोड इस्तेमाल करना है, बैठ के आप एक्सरसाइज की स्टेप करना है। तो इतना हो सकता है कि आपके जो प्रॉब्लम है, जो दर्द हैं, वो इतने मैनेजमेंट हो जाएंगे कि आप आसानी से लाइफ को बहुत अच्छी लाइफ बंदा गुजार सकते हैं।